तस्वीर बना है, करारी शिकस्त देखने को मिली। तो वहीं पर यूपी में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हार भर रहे थे, वहां पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह भी थी कि कांग्रेस का सफाया मध्य प्रदेश में हो गया। कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाई। एनडीए की गठबंधन वाली सरकार को 292 सीट, तो वहीं पर विपक्ष इंडिया गठबंधन ने 134 सीट पाई, तो सत्ता में बदल मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब सरकार किसकी बनेगी, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर भी लगातार सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू लगातार विपक्ष के साथ भी कह रहे हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखा गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे, तो इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी हुंकार लगातार भर रही है कि अब की बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखना होगा। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस से पवन स्टेट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल करैया जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर मेरा पहला सवाल बीजेपी से ही। सर, मैं इंदौर में बैठी और इंदौर से अगर शुरुआत की जाए तो शंकर लालवानी का जो आंकड़ा था वोटों का, वो तो वाकई बहुत बड़ा था, 11 लाख पार कर गए। लेकिन जिस तरीके से वोटर की संख्या भी बढ़ी, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का कोई मजबूत कैंडिडेट यहाँ होता तो ये एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आता? किस तरीके से लोगों ने नोटा में वोट दिया? देखिए मेघा जी, हम बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं। और ये भी लगता है कि जो कहती है जो स्वतंत्रता वाली पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का, पुरानी पार्टी होने का दम भरती है, उसको चुल्लू और पानी में डूब मरने का भी मन करता है कि बताइए, इन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना जो कैंडिडेट ही भाग गया, पहले ही नामांकन वापस ले लिया। और इनका एक और प्रत्याशी इंडिया अलायंस खजुराहो में पहले ही घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें सही में चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए था कांग्रेस को। या नैतिकता भी कुछ होती है, एक व्यक्ति की नैतिकता भी होती है कि जो अब कह रहे जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। मध्य प्रदेश में 19-0 हो गया। कांग्रेस का सूबा कहें या हल्का कहें, कांग्रेस का पूरा हल्का खाली हो गया मध्य प्रदेश में। सांसदों का, विधायकों का भी खाली हो गया है। मात्र 66 विधायक थे, अभी भी देखिए 3-4 विधायक आ चुके हैं, 3 तो आ ही चुके हैं, और अभी 1 दर्जन और आ जाएं। तो कांग्रेस का ना विधायकों का हल्का बच पा रहा है, तो सांसद का तो पूरा 0 हो गया है। और नेताओं का हल्का जो है वो लगभग 8 लाख नेता लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस खाली हो गई है। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी कांग्रेस के असफल पटवारी सिद्ध हो चुके हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे भैया, हार की जिम्मेदारी लेते हो तो कुछ और भी तो करना पड़ता है। जिम्मेदारी ऐसे नहीं ली जाती, अगला कर्तव्य होता है स्वप्रेरणा से संगठन त्याग कर जाइए। ठीक है सत्येंद्र जी, 11 मंत्री हारे हैं आपके, जिसमें बड़ा नाम स्मृति ईरानी का आ रहा है। अमेठी से स्मृति ईरानी का हारना, मोदी का जादू चल नहीं पाया। अयोध्या जैसी जगह जहां पर आपने राम मंदिर बनाया, मोदी जी लगातार रैली कर रहे थे और बड़े हुंकार भी भर रहे थे, लेकिन सपा जीत ले गई। आपको इस बात का गम नहीं है? आप बल्कि कांग्रेस पे आरोप लगा रहे। कांग्रेस ने तो इस बार अच्छा अपना वर्चस्व दिखाया है। मेघा जी, सोचिए, हमने तो इतिहास रचा है। स्वर्णिम इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना नाम अंकित कर लिया है। जिस प्रकार से नेहरू जी के बाद, नेहरू जी ने 1952 में, 1957 में और 1962 में शपथ ग्रहण की, लगातार 3 बार, और देश में वो कीर्तिमान रचने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे। उसी की श्रृंखला में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जा रहा है। और गैर कांग्रेसी मुख्य प्रधानमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी या पहली भाजपाई सरकार ऐसी होगी जो लगातार 3 बार और 5-5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे। ये भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो हमें ये, और सोचिए, ये तो कह रहे हैं 99 पे आउट हो गए, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें। अभी पहले तो हिट विकेट तो हो ही गए थे, इंदौर में हिट विकेट हुए, खजुराहो में हिट विकेट हुए, सूरत में तो सूरत ही नहीं बचा पाए थे, गुजरात में। अब ये हिट विकेट होने के बाद अगर 99 पर रन आउट हो गए, देखिए भगवान रूपी जनता ने 99 से ज्यादा नहीं दी सीट। ठीक है, थोड़ी बहुत बढ़ गई। जी, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपने पीछे भी लगा रखा है पोस्टर। फिर एक बार मोदी सरकार, जेडीयू और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर आपके साथ नहीं खड़े होते हैं तो इंडी गठबंधन में पहुंच जाते हैं, तो कैसे सरकार बचा पाएंगे आप?
ये तो मुश्किल हो गया आपके लिए, क्योंकि बहुमत तो आपकी पार्टी हासिल नहीं कर पाई। जितने बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर कर रही थी, 243 सीटें मिली आपको, 272 का बहुमत था। हाँ, गठबंधन को पता 293 पार कर देना, वो बात अलग है, लेकिन आज भी डर तो है। भले आज नहीं प्रधानमंत्री शपथ लेने की बात कह रहे हैं। नहीं, मेघा जी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल, और हमारा प्री पोल अलायंस है, और एनडीए भी आज से नहीं है, पहले से भी रहा है, और ये लोग रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से देखिए हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, और आगे भी हम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो जनता मिलकर चुनाव लड़ा जाता है जब जनता के प्रति, और आज जनता भगवान है लोकतंत्र में, और जनता जो है बहुत बुद्धिजीवी हो गई है। कल के दिन आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। तो और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने, कल वो बैठक होने वाली है, कल वो सब उनके नेतागण आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, और इस आज आ रहे हैं, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, आज ही मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ ही 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक भी है एनडीए की, और सेंट्रल हॉल में होने वाली है। ये सारा चाहे तय है तो ये सब निर्मूल हो जाती संभावनाएं। एनडीए की 292 सीट आएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अयोध्या की बात कही, तो मैं निसंदेह कहता हूं जो जीता है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां पर हमें, जैसे हमारे लल्लू सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमारी विचारधारा से, भगवान राम की विचारधारा से, जो सनातनी विचारधारा है, उसको वोट देने वाले भी हमारे लगभग 5 लाख वोटर्स हैं, जिन्होंने हमें सीधा सीधा आशीर्वाद दिया। हाँ ठीक है, 5,40,000 या 5,50,000 दूसरे उनको प्रत्याशी को वोट देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी राम ही बनेंगे आगे, क्योंकि उनको वर्तमान की आसुरी विचारधारा, जो कालनेमी वाली विचारधारा है, जो ये तो समय बताएगा सत्येंद्र जी कि वो राम बनेंगे कि क्या बनेंगे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास बैठूंगी। प्रभावित हो गए तो कोई बात नहीं, आगे सुधर जाएंगे। लेकिन आपको अफसोस नहीं है इस बात का कि अयोध्या चलेगी? आप मतलब अभी भी बड़े गर्व से कह रहे हैं वो राम बनेंगे, अफसोस नहीं है इस बात का? नहीं, हम तो भगवान राम के अनुयायी हैं, और हमें धर्म एक आस्था का विषय होता है। ये हमने राजनीति के लिए किया ही नहीं, हमने जो काम किया है वो अपनी युगों तक के लिए रहेगा। लेकिन कांग्रेस जरूर, आप देखिए उनके नेतागण कहते रहे कि रामलला को वो टेंट में विराजमान करना चाहते हैं, वो रामलला पे बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, जो मंदिर बना है उससे। ये सुपर बोले क्या आपसे? ये बात है। अब ये चीज तो है, ये तो आप देखिए अपने सैम पेत्रोदा जी को बताओ कि राम भगवान की पूजा क्यों करते हो, राम के। ठीक है, मैं दोबारा आपको करूंगी सत्येंद्र जी, आपसे बहुत सवाल हो गए, मैं पवन पटेल जी के पास लौटूंगी। ठीक है, मैं सत्येंद्र जी दोबारा आपके पास लौटूंगी। सत्येंद्र जी मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन इससे पहले पवन पटेल मेरे साथ मौजूद है। पवन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बने, लगातार वो फील्ड में थे, काम कर रहे थे, उसके बाद भी आपकी पार्टी यहाँ पर एक भी सीट नहीं ला पाई। बल्कि हमको, जब हम लोग फील्ड पे थे लगातार, तो ये देख रहे थे कि राजगढ़ एक बड़ा मुकाबला था, दिग्विजय सिंह जैसे लोग अगर हार जाते हैं, कमलनाथ जैसे लोग अगर हार जाते हैं, तो वाकई आपको सोचने की आवश्यकता है। यूपी में चाहे आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन करें, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और भी कई क्षेत्र जहाँ पे आपके खाते भी ना खुले हो, इसमें सोचने की आवश्यकता है पार्टी को। देखिए, 1101% सोचने की आवश्यकता है, अच्छी तरह से सोचने की आवश्यकता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे जीतू पटवारी, जो सबने बोला है कि इसकी समीक्षा की जाएगी, जहां पे हमारे में कमी रह गई उसका पूरा करके हम फिर से दुगनी ताकत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, और देश और संविधान को रक्षा करने की दिशा में अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये बोल चुके हैं। अब सत्येंद्र जैन जी को देखिए, वो राम होंगे, ये भगवान बन गए, यहीं से श्राप दे रहे हैं। इनकी एक देखिए जो एक तानाशाही वाली बात है, मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये दिखा दिए 400 पार 400 पार 400 पार, रामायण करते थे 400 पार 400 पार का, सियावत रामचंद्र की जय हो गई। लेकिन उसके बाद देखिए चुल्लू भर पानी में डूब इनके वर्ड का चयन देखिए, जैसे तानाशाही होती है। आपको चुल्लू भर पानी में नहीं डूबना चाहिए कि आपने जनता से झूठ बोला, आपने महंगाई कम करने का झूठ बोला, आपने बेरोजगारी के लिए झूठ बोला। मोदी जी ने जितनी गारंटी दी सबसे सब झूठी गारंटी। 750 किसान शहीद हो गए, कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा पाए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसको दलाली करते हुए पाए गए। शर्म आपको आनी चाहिए, चुल्लू में पानी में हाथ को डूब मरना चाहिए। मोदी जी की एक गारंटी जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचारित किया हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। क्या हुआ महंगाई का आलम? 450 में सिलेंडर देने का ढिंढोरा पीटे थे, कितने लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया? ये चुनाव बराबरी का था ही नहीं,
इन्होंने कांग्रेस की लाइन को छोटा करने का काम किया। बराबरी का चुनाव होता तो 400 पार हमारा इंडिया गठबंधन होता। बिना बराबरी के चुनाव में इनको दिखा दिया राहुल गांधी ने अपनी ताकत, गरीब जनता किसान की ताकत इनको दिखा दिया कि समझ में इनको अच्छी तरह से आ गया। ये कहां से बराबरी का चुनाव, ये इंदौर के दंग बरते भाग गए। ये इस तरह की बात करते हैं, क्यों भाग गए बताइए ना। ये अपने ऊपर ये नहीं देखते कि सामने वाले की तरफ एक उंगली उठा रहे तो बाकी उंगली इनकी तरफ है। इनको शर्म आनी चाहिए। कैंडिडेट को मौका दिया, ठीक है पवन जी, इंदौर में जिस कैंडिडेट को आपने मौका दिया अक्षय कांति बम, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि अक्षय कांति बम एक ऐसे सामने आए थे जो वो खुद स्थित थे इस चीज के लिए, राजनीति में थे नहीं, वो जब विधानसभा से टिकट मांग रहे थे तब दिया नहीं, लोकसभा में दूल्हा बना दिया और बिना बारात के दूल्हा लेके निकल, बिना दूल्हे की बारात लेके आप लोग निकल पड़े। ये तो जनता भी सवाल पूछ रही है। 2 लाख नोटा का वोट जाना ठीक है आपके पक्ष में हो सकता है, लेकिन 4,75,000 वोटों से जीत के शक्कर लालवानी ये सब 2 लाख नोटा यूपी में अगर आपकी वही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। बिना ना दूल्हा बिना दूल्हे की बारात थी। आप एक चीज सोचिए, 70 साल पुराने केस में अचानक कोई धारा कैसे जुड़ जाती है? थोड़ा सा संशय तो लगता है ना। खजुराहो में फार्म कैसे निरस्त हो जाता है? थोड़ा सा संशय तो लगता है ना। सूरत में कैसे निरस्त हो जाता है? थोड़ा सा संशय तो लगता है ना। अरुणाचल प्रदेश में 10-10 लोग निर्विरोध कैसे हो जाते हैं? थोड़ा सा संशय तो लगता है ना। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैसे हो जाता है? थोड़ा सा संशय लगता है ना। यही संशय, इसी मैकेनिज्म की बात तो मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हजारों जनता भारतीय जनता पार्टी लेगी और खाते बंद कर देगी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अंदर कर देंगे। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद का उपयोग कर लिया। उसके बाद राहुल गांधी इतने मजबूती से खड़ा था, हमारा इंडिया लाइन से खड़ा हुआ। जितना बात कर रहे हैं बता जनता में, जितना राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा में जितना उन्होंने गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों को गले से लगाया, उनकी भावनाओं न्याय पत्र में उकेरा है। ये उसी की नहीं ला पाई ना कांग्रेस भी नहीं ला पाई। इन्होंने अभी जो बोला कि नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए, क्या आपने किया? नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखना चाहिए बोलने वाले प्रधानमंत्रियों में, गलत गारंटी देने वालों में, 8 साल से करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करने वालों में, 750 किसानों की मौत की जिम्मेदारी लेने वालों में, 100 दिन में काला धन लाने का झूठ बोलने वालों में, बुलेट ट्रेन चलाने का झूठ बोलने वालों में, स्मार्ट सिटी चलाने का झूठ बोलने वालों में, कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से मर जाने वाले के लोगों में, नोटबंदी के समय अस्पताल में नोट तो बंद कर देना और दारू की दुकान में नोट चल देने तो कितने हजारों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति उसमें इनका नाम लिखा। सबने देख लिया पवन जी, बिल्कुल वो तो सबने देखा। दिल्ली में भी खाता नहीं खोल पाए आप, हिमाचल में नहीं खोल पाए, अरुणाचल में नहीं खोल पाए। ये तो सारी बीजेपी के खाते में चले गई। गुजरात देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देखिए। एक अगर यूपी की बात की जाए तो ठीक है, यूपी में सपा के साथ प्रदर्शन अच्छा लगा। सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए तो 99 सीटों को सिमट कर रह गई कांग्रेस। ये विचार नहीं है एक बार? हमने पहले आपसे बोला 1115% विचार करना चाहिए। मैंने पहले आपसे बोला, वो तो बोल ही नहीं रहा तो विचार नहीं करना चाहिए। वही तो हम पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में मोदी जी ने बोला हम महंगाई कम करेंगे। फिर महंगाई, एक समय क्या होता था, प्याज का रेट बढ़ता तो सरकार बदल जाती थी। अब मोदी जी ने कौन सी जादू करेगी कि हम महंगाई कम करेंगे नहीं, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम 8 साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम सऊदी में काला धन लाने का झूठा वादा करेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम भारतीय को 15-15 लाख देने का झूठा वादा करेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। यही तो हम पूछ रहे हैं। एक चमत्कार बता दें किस कारण सरकार आनी चाहिए और झूठ बोलने में सरकार आनी जाएगी। झूठ पे झूठ आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संसद में कोई सांसद आवाज उठाएगा तो उसको निलंबित कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, मुख्यमंत्री को अंदर कर देंगे। ये सब किसकी सरकार आ जाएगी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों सरकार आ रही बता दीजिए ना। जितने वादे किए थे झूठ, एक वादा पूरा नहीं किया, उसके बाद भी सरकार आ जाएगी। तो बड़ी समझ से परे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है कि जिस कारण से सरकार आ गई? इसीलिए तो लोगों ने आपको मत दिया है, इसीलिए जनता ने आपको मत दिया पवन पटेल जी। इसीलिए कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन की सरकार को जनता ने मत दिया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी ना उतरी हो, इसलिए इस बार जो सीटें मिली है वो कहीं ना कहीं इस विचार के उस विचार के लोग भी तो इस विचार के लोग भी तो अयोध्या का जाना और आपके पास अयोध्या का आना ये बताता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल करेंगे। चूंकि राहुल जी, कल हम सभी लोग लगातार फील्ड पर देख रहे थे और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है।
क्योंकि 400 पार की बात जिस तरीके से हो रही थी और इंडी गठबंधन 292 में सिमट के रह गया, ये वाकई इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा जिस अपना चेहरा सामने जो मुझे लगता है अपने आप को राहुल जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। जिस अभी आ रही है आपको आवाज? मेरा ये कहना था मेघा जी कि जिस तरीके से पूरे चुनाव को कैंपेन किया है, जिस तरीके से मोदी जी ने खुद को प्रेजेंट किया, आवाज ठीक अपने है आप को राहुल जी, आवाज अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने खुद को प्रेजेंट किया है रैलियों में, मोदी की गारंटी। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ बढ़िया आ रही जी है। जी, आ रही आ रही। मोदी की गारंटी, अपने आप को सीधा आगे रखा है, स्थानीय मुद्दों को बिल्कुल दरकिनार किया है। जो गठबंधन में, जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, उनके स्थानीय मुद्दे, वहां क्या लोगों को तकलीफें हैं, पब्लिक को क्या है, उन सारी चीजों को दरकिनार रखकर अपने आप को सामने रख के पूरा चुनाव लड़ा है। सारी व्यवस्थाएं जो हो रही थी वो दिल्ली से हो रही है। कोई भी स्टेट है वहां के मुख्यमंत्री से कोई पूछताछ नहीं की गई, अपने तरीके से सीटें बांटी गई। ये सारी चीजों का जो जोड़ आया है वो इस बार अब हमें उसमें दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ये सीटें नहीं जीती, कांग्रेस ये सीटें हारी, और उसको हारने की वजह जो मुझे नजर आती है वो स्वयं है, उनके बड़े नेता हैं। कांतिलाल भूरिया खुद चुनाव में खड़े थे, वो प्रदेश के मुखिया रहे, आदिवासी नेता रहे बड़े, और इसके पिछले चुनावों में देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम किया। आदिवासी वोटरों को एक तरफा वोटें हमने देखी है कि उनकी वजह से आई। दिग्विजय सिंह को देखें तो दिग्विजय सिंह यहाँ पर अपने बच्चों को देखा जा रहा है, उनके भविष्य को देखा जा रहा है। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, उनके बेटे भी चलते चुनाव के बीच में अच्छा खासा पद छोड़ के पूरे प्रदेश को दरकिनार करके अपने पिता के लिए आ गए थे। वही दिग्विजय सिंह कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका टारगेट अपने क्षेत्र की सीटों को लेकर था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई ग्वालियर में कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं था जो अब उस किले को भेज सके, जो हमने विधानसभा चुनाव में पिछली बार देखा। तो कुल मिला के यहाँ पे भाजपा नहीं जीती, यहाँ पे कांग्रेस हारी है, उसकी वजह वो खुद है। तो वही बात, दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी से साहब बोल रहे हैं कि इतने लोग छोड़ के चले गए, इतने लोग छोड़ के आ गए। जो छोड़ के चले गए अगर वो बुरे हैं तो आपने उनको क्यों लिया, आपने क्यों उनको अपने पास जगह दी? और अगर आप ऐसे ही जगह देंगे तो टूटने के लिए तो बैठे हैं। राजनीति में जब उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, जहां दम वहां हम, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला है। यही चीज आपको देखना तो नीतीश कुमार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नीतीश कुमार के अगर चरित्र को देखेंगे आप शुरू से आखिरी तक, तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 सालों में उन्होंने जो जहां जहां पाले बदले वो रिजल्ट आपके सामने है। और ये बिल्कुल तय बात है कि नीतीश कुमार और ये बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, जिन्हें पहले दरकिनार कर दिया जाता था। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने रैली में भी नीतीश को उतना सपोर्ट नहीं किया, या एकदम बुझे बुझे से नीतीश देखे। लेकिन यहाँ अब ये दोनों चश्मे बन गए, यहाँ इनकी भूमिका बहुत अहम हो गई। आप देखिएगा मीटिंग आज होंगी या जो भी निर्णय होंगे, ये दोनों बड़े अहम साबित होंगे एनडीए गठबंधन के लिए भी या एनडीए के लिए। तो इस समय आपकी एनडीए बहुमत लेने के बाद भी आज बहुमत कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा खासा है, मतलब 30-35 सीटें आप ऊपर है। लेकिन डर किस बात का है? ये राजनीति है, ये हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ पे आप अच्छे खासे मुकाम पे होने के बाद भी अपनी कुर्सी खसकने का डर आपके मन में होता है, और ये डर से अभी एनडीए भुगत रही है, इसको फेस कर रही है इस चीज पर। लेकिन राहुल जी, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने फिर वही छाती ठोक के एक बार यही बात कही, मोदी की गारंटी है, और लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पर सवाल बड़ा ये है कि नीतीश बाबू भी ये बात कह रहे हैं कि अगर वो उनको मत देते हैं
इनके साथ तो है नहीं, लेकिन अगर अब क्या विडंबनाएं आई है कि वो बार बार पाला बदलने की बात कह रहे हैं। अगर वो आते हैं तो वो कह रहे हैं कि एक मंत्री चाहिए, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री चाहिए, जेडीयू ये बात कह रहा है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी ये बात कह रहे हैं मंत्री चाहिए, और उसके बाद जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान खुद कह रहे हैं मुझे मंत्री बनना है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के पास जाते हैं तो बड़ा ऑफर उनको मिल चुका है, प्रधानमंत्री की बात कह रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन बीजेपी के पास जाते हैं तो कैसे मैनेज कैसे होगा ये, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के भी कई मंत्री है, कई बड़े नाम है जो जीत चुके हैं। अब कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्या नजर आ रहा है आप? देखिए बेटा, जो नतीजे सामने आए, इन नतीजों से हर बीजेपी के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को सीख लेने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी को खुद को इन नतीजों से सीख लेने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा उलटफेर या कोई बहुत बड़ी लहर नहीं थी, नहीं। एकमात्र धर्म को सबसे बड़ा एक माना गया कि हमें कुछ करना ही नहीं, मोदी का चेहरा है आगे, दूसरी चीज राम जी है हमारे साथ। ये दो चीजें थी, अहंकार ऊपर से महत्वाकांक्षाएं। जब पब्लिक को टटोलने की कोशिश ही नहीं की कि पब्लिक पर संदेश क्या जा रहा है। आप देखिए पूरे चुनाव में जो रैली में मोदी जी के जो भाषण हुए हैं, आप उसमें देखिए मांस, मछली, मदिरा, मंगलसूत्र, गुजरा, भैंस, ऐसे शब्द हमने तो कभी नहीं सुने। राजनीति में एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें करते हमने कभी किसी बड़े नेता को, प्रधानमंत्री थे, उनको सोचना चाहिए कि उनको उनकी जुबान से निकले हुए शब्द कितने मायने रखते। उन्होंने बार बार वो गलती करी, पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में, ऐसे वो लगातार करते गए और नतीजा आपके सामने। यूपी का रिजल्ट बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है यूपी का रिजल्ट। हालांकि आगे अभी क्या होता है क्या नहीं होता देखना होगा। कुछ भी कहने जैसी स्थिति अभी नहीं है कि आप कोई कुछ, क्योंकि सामने नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार थोड़े से में संतुष्ट होने वालों में से नेता नहीं है। जितना नीतीश कुमार को ये देश जानता है और जितना लोग जानते हैं, नीतीश कुमार बहुत थोड़े से में संतुष्ट करने वाले में से नहीं है नेता। वो कुछ ऐसी डिमांड करेंगे और वो कभी भी थाली के बेगन है, वो कभी जो उनकी डिमांड पूरी कर देगा वो उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल राम जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि नीतीश जी हम में संतुष्ट होने वाले नहीं, लेकिन एनडीए को अब ये सोचना होगा कि किस तरीके से नीतीश बाबू को संतुष्ट कर पाए, एक बार फिर इनकी सरकार बचा पाए। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी भी मौजूद है। तनुज जी, कल भी मैं आपसे आंकड़ों पर बात कर रही थी जब हम मतगणना केंद्र पर थे, और आज फिर वही सवाल है कि अब आप कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई आपको नजर आ रही है? तनुज जी देखिए, मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर आज चर्चा है उसको लेकर के बोलना चाहूंगा। इस समय नीतीश कुमार के पास में जनता दल यूनाइटेड के पास में वही तेलुगु देशम पार्टी 292 सीटें हैं। अगर उसमें से इन 28 सीटों को हम माइनस कर देते हैं तो 264 सीटें ही रह जाएगी, जो कि बहुमत से काफी पीछे होने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में ये बात से हम पीछे नहीं हट सकते कि इस समय की पर्सन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। ये किस दल के साथ, हालांकि आज देखिए अभी जैसे कि खबरों के माध्यम से जानकारी आई कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है, और साथ ही साथ बिल्कुल हाँ, आज शाम को ऐसा जैसे कि सूचना और खबरों के माध्यम से पता पड़ा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपना समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपेंगे। लेकिन इस रात आने के पहले कभी कोई परिवर्तन हो जाता है और ये दोनों यूपीए के साथ गठबंधन करने के लिए अगर किसी भी रूप में तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 233 सीटों के साथ में इंडिया अलायंस प्लस 28 सीटें अगर इनकी जोड़ी जाती हैं तो 265 के आसपास का आंकड़ा वहां भी बनता दिखता है। और फिर सारा सवाल आता है जो अदर्स विन करके आए हैं, उन्हीं के ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी। और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाते हुए यूपीए के साथ समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस की सरकार भी
बन सकती है अगर ये दोनों नेताओं ने अपने स्तर पर अगर साथ नहीं दिया एनडीए का और गठबंधन अगर टूटा। क्योंकि देखिए सभी को याद है 2014 के इलेक्शंस में भी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने गठबंधन किया था और फिर बीच में वो नाराज हो गए थे, फिर उन्होंने एनडीए से गठबंधन भी तोड़ लिया था। ये बात किसी से छुपी नहीं है और पुनः फिर अब वो गठबंधन हुए। तो जो व्यक्ति आता जाता रहता है, आप समझिए इस बात को, बहुत अहम रोल है। क्या भरोसा वो आज फिर उठ के चलते। तो ऐसे में निश्चित ये रूप तो से ऐसी राजनीति अनुजी अब हमको देखनी पड़ रही है आज की पीढ़ी को। क्योंकि मुझे याद है अटल जी की जो सरकार एक वोट में गिर गई थी, लेकिन अब कांग्रेस, सपा, बसपा या बीजेपी इस तरीके के जो तमाम नाटक रचती है, इसको मैं नाटक इसलिए कह रही क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, ले लिया, चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, ये राजनीति का खेल बना दिया। लेकिन जनता यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। जनता ने एक बार फिर बता दिया कि राजनीतिकार अपना रोल कितना भी बता दे, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन हम करेंगे वही जो देश के लिए ठीक होगा। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे पास सत्येंद्र जैन जी मेरे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये नारा तो सार्थक होता है। ये मान लीजिए कि मोदी एमपी की पहली पसंद थे क्योंकि 29 की 29 सीट लेके आए, लेकिन यूपी की पसंद नहीं बन पाए। क्या इस पे विश्लेषण होगा? क्योंकि ये बड़ी बात है कि यूपी की पसंद मोदी नहीं बन पाए। वहां पे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाते थे। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा बुलडोजर चलने से वहां की जनता नाराज हो गई थी आपसे, बहुत बुलडोजर चलाए यूपी में। देखिए अब ये एमपी के मन में मोदी, ये तो सार्थकता सिद्ध हुई और मोदी के मन में एमपी, ये रेसिप्रोकेटिव हो गया। हमें 163 से ज्यादा विधायक भी दिए इसी एमपी में भगवान रूपी जनता ने, और 29 सांसद भी दिए, और कांग्रेस को सांसद विहीन कर दिया। जिस प्रकार से है ना परशुराम जी ने किया था, ऐसा ही इस बार भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस विहीन कर दिया मध्य प्रदेश को सांसदी के क्षेत्र में देखा जाए। और जीतू पटवारी जी फिर भी गौरवान्वित होते हैं, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन और जो आपने कहा यूपी में जरूर ही हम समीक्षा का विषय होगा कि क्या कारण रहे। हमने कहा ना 400 पार, और देखिए आप 1 रन से भी जीत मानी जाती है और आप अगर 50 रन या 100 रन से भी जीतते हैं, जो मैंने प्रारंभ में भी कहा, वो अभी फिर भी कहना चाहूंगा कि एनडीए को हमारा बहुमत है और अच्छा खास बढ़िया बहुमत है। और ये सब जो क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल हैं, परिकल्पनाओं वाले हैं। जिस प्रकार से दोनों दलों के लोगों ने बोल दिया है, जेडीयू प्रवक्ता जो हैं त्यागी जी, उन्होंने भी, और वो सब आज आ भी गए हैं, मिल रहे हैं, आगे भी चलेगा। और जिस प्रकार से आप देखिए उन लोगों का कोई वजूद नहीं रहा, जब जब वो हमारे मोदी जी से दूर गए हैं, हमारे एनडीए से दूर गए, उस समय उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। तो जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो वही बात उनके साथ भी, उनको भी पता चला है कि उनका अस्तित्व अगर है और सार्थकता सिद्ध होती है तो वो एनडीए के साथ होती है। जब जब वो एनडीए से विमुख हुए हैं, वो उनको अस्तित्व, उनका अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। इस बार देखिए चंद्रबाबू जी आए, चंद्रबाबू जी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, हमारी एनडीए वहां पे, हमारी गवर्नमेंट विधानसभा भी बन रही है। हम उड़ीसा विधानसभा जीते हैं, अरुणाचल विधानसभा डबल से जीते हैं, और आंध्र प्रदेश में तो गजब का एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री, हमारे 163 से ज्यादा विधायक चुन के आ गए हैं। 174 तो सीट ही है वहां पर, 174 सीट में 163 से ज्यादा विधायक आना, इट इज ए बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 8 विधायक भाजपा के भी हैं वहां पर। तो ये बात चंद्रबाबू नायडू जी और उनको भी समझ में आई है, और मैं कहता हूं बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और बहुत अच्छे विकासवादी सरकार चलेगी, जो 24/7 हम काम करते हैं। और मोदी जी का जो विजन है 24/7 और 2047 विकसित भारत की संकल्पना, वो पूरा होगा। मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा ये भारत का विचार नहीं हो सकता जो INDIA का विचार है। INDIA देखिए 385 से ज्यादा सीटों पर आपस में ही तलवार लड़ा रहे थे, आपस में एक दूसरे को खंजर घोंप रहे थे, और फिर कहते हैं कि हमारा इंडिया, पूरा इंडिया, INDIA पूरा एक है। तो ये ऐसा विचार भारत का विचार नहीं होता। अगर इनका गठबंधन में समरूपता होती तो ये सभी जगह एक जैसा लड़ते। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ रही, दिल्ली में गले मिला रही, और तमिल आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही, कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे, केरल में कम्युनिस्ट अलग लड़ रहे, बाहर से। हाँ वही सुनिए, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा गठबंधन नहीं होता है, और ऐसा गठबंधन छड़वंकुर गठबंधन होता है। हमने जो प्री पोल अलायंस किया, हमारे सारे दल साथ में लड़े हैं, सबने एक दूसरे की सीटों पर समझौता किया है, और उसके बाद हम लड़ते हुए आए हैं। और आप जिस प्रकार से इंदौर, खजुराहो, पर अब समझौता कैसे होगा सत्येंद्र जी, बड़ा सवाल का अब समझौता कैसे होगा? नहीं, आप समझौता क्या, तो सारा समझौता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा,
और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से सरकार जो पहले भी एनडीए की सरकार इसी प्रकार से चल रही थी उसी सीएमपी पर चलेगी। अब दूसरी बात है, देखो राहुल गांधी बोले खड़े रहे, दौड़ते रहे। अब राहुल गांधी एमपी में खड़े रहे और 29 एमपी को भी सांसद विहीन कर दिया, कांग्रेस ही सांसद विहीन हो गई। राहुल गांधी स्वयं में ही आत्मघाती सिद्ध हो गए, हेड विकेट सिद्ध हो गए, या कहें कि जीतू पटवारी जी हेड विकेट सिद्ध हुए और अंतरात्मा की आवाज भी, उनकी अंतरात्मा मरी पड़ी हुई है। सोचिए अगर जागृत होती तो अभी तक कह देते कि मैं त्याग पत्र देता हूं। उस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की पराजय हुई तो उन्होंने त्याग पत्र दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं रहूंगा, और इमीडिएट उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। जैसे ही मतगणना के रिजल्ट आए उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे, और फिर देखिए 1.5-2 साल तक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष विहीन रही थी, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी रही थी। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा था, मेरे को तो रहता मेरी मेमोरी में, लेकिन ये मेरे मित्र को नहीं होगा, कांग्रेसी मित्र को या और तो मैं बता दूं। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जी की अंतरात्मा जरूर सो रही है, वो अभी मरी पड़ी हुई है, मृत प्राय एक तरह से। अगर जागृत होती तो अभी तक वो पद पर नहीं रहते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि थोड़ी सी स्वप्रेरणा जगाइए। अगर आपके अंदर नैतिकता की आवाज है तो जब कांग्रेस विहीन हो गया सांसद मध्य प्रदेश में, तो क्यों ना त्याग पत्र क्यों नहीं देते हैं। और राहुल गांधी जी जहां जहां मध्य प्रदेश में खड़े हुए वहां वहां बंटा ढार हुआ है। तो प्रियंका जी आई है, जहां जहां प्रियंका जी आई वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार हुआ। भारत की बात आपके बीच में मणिपुर और मेघालय में खाता नहीं खुला। सुनिए ना, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में खाता नहीं खुला, एक भी सांसद आपका नहीं बन पाया, फिर क्या करें। विपक्ष को मजबूती से खड़े रहना होगा ना, विपक्ष खड़ा नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आप कह रहे हो जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो तानाशाही का आलम तो बढ़ सकता है। हालांकि ये विपक्ष तय करेगा, इसकी साझा न्यूज का कोई वो नहीं। जी, तानाशाही नहीं होती है ये। तानाशाही शब्द जनता का अपमान है, क्योंकि जनता ने हमें 240 सीट दी हैं, एनडीए को 292 सीट दी हैं, ये जनता ने दी है। तानाशाही नहीं है कि हमने कोई से इमरजेंसी लगा दी। पिछली बार 300 आई थी, इस बार कम हो गई। आपको बहुमत नहीं मिल पाया सत्येंद्र जी, 272 का बहुमत का नहीं मिल पाया। प्रो इनकम्बेंसी कहलाएगी। मेरा सवाल 240 इसलिए ये है, बार बार मैं तानाशाही की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी हो या तमाम वो नेता हो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे तमाम वो नेता हो, सत्येंद्र जी सुनिए ना, देश के वो तमाम नेता। मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात की जाए तो आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आप नगर निगम का घोटाला, आप अभी पर्चा लीक हो गया, एमबीए के सारे पर्चे लीक हो गए, आप इसके घोटाले देख लीजिए। आप तमाम तरीके के घोटाले की बात अगर हम करेंगे, बड़े नेता जो बात करते हैं इसके लिए सवाल तो बनता है ना, मीडिया का सवाल तो, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। अगर यहाँ पर पत्रकारों पे हमले होते हैं, तानाशाही नहीं है तो क्या है। नहीं, उसके लिए कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा। जनता ने आपको किया, मैंने पहले कहा एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी है, के ऊपर एफआईआर होती है, की भी कार्रवाई हो रही है, तो ये जीतू पटवारी रोने लगते हैं, अरे वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। जीतू पटवारी रेप पीड़ितों की पहचान उजागर कर देते हैं, अपना इतने बड़े पद पर हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, लोक मूर्खता की पराकाष्ठा करते हैं। सोचिए क्यों ट्वीट डालते, जब हमें भारत के कानून पता है कि हमें हमारा कोई पीड़ित है, रेप विक्टिम है, उसकी पहचान उजागर नहीं करनी, लेकिन जीतू पटवारी भी स्वयं उजागर करते हैं कि मैं उनसे मिलके आया और उनसे, तो क्या जरूरत, फिर एफआईआर होती है। तो सबसे ज्यादा अपराध बढ़ाने वाले हैं तो कांग्रेसी लोग अपराध में कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो एक रासायनिक क्रिया होती है उसमें कैटलिस्ट होते हैं, कैटलाइजर होते हैं। तो कैटलाइजर कौन है? अपराध बढ़ाने वाले कैटलाइजर हैं, तो कांग्रेस के नेतागण हैं। और जो कहते हैं कि देखिए जैसा राहुल जी ने कहा, सत्येंद्र जी ठीक है, आपको जीत का जश्न मनाना चाहिए, निस्संदेह जनता ने आपका साथ दिया है। हाँ, इन्होंने लेकिन आपको जीत का जश्न मनाना चाहिए निस्संदेह। जी मैं लेकिन कांग्रेस लगातार ये हमला कर रही है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। पिछली बार 2019 में जो मुकाबला था वो 2024 में गिर गया उसका स्तर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा है 99 सीट नहीं कांग्रेस, लेकिन आप 243 से सिमट कर रह गए। तो विकास की बड़ी बड़ी बातें होगी, निसंदेह भारत में विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्य में। लेकिन इस बार जिस तरीके से मोदी जी ने 80 इंटरव्यू दिए, इतनी सारी रैलियां करी, हमें तो उम्मीद थी कि 400 पार पहुंच जाएंगे, पर ये आंकड़ा नहीं छुआ, ये बड़ा सवाल है। अगली बार छू लेंगे मैडम, मैं आपकी बहुत अच्छी सद्भावनाएं हैं, मैं स्वीकार करता हूं। इस बार कुछ कमी रह गई, हम सुधार करेंगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी मेरी सद्भावना नहीं है, मैं तो जनता के साथ खड़ी हूँ, मेरी कोई सद्भावना नहीं। हम मान लेते हैं, लेकिन और हम फिर से अगली बार 400 पार करेंगे।
देखिएगा 2029 में जो अभी कुछ ठीक है। कमी रह गई वो भी पूर्ण होगी और हम उसको पूरा करेंगे। आप देखिए, लेकिन हमारे आज 213 रुपए हैं, और जिस प्रकार से इतिहास में नेहरू जी के बाद पहले बार प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे जो तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। रिपीट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। अरे आप देखिए 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 जिस प्रकार से अभी बात, ठीक है सचिन जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेरे को दोबारा एक बार फिर राहुल जी के पास पहुंचना है। राहुल जी, आप सत्येंद्र जी की बातें सुन रहे हैं सारी, और पवन जी के पास भी लौटूंगी। और राहुल जी से मेरा एक सवाल है। राहुल जी, जितने सांसद मध्य प्रदेश में बने 29 सांसद, हमने देखा कि क्या ये सांसद, मैं अगर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की बात करूं, क्या आपको लगता है कि वो हर जगह पहुंच पाए थे? आपको लगा कि वो हर जनता तक पहुंच गए? वाकई मोदी का मैजिक चला यहाँ पर, मोदी के मैजिक से 29 सीटें आई है हमारे मध्य प्रदेश में। आप कह सकते हैं कि चला, लेकिन यहाँ मैं वही बात पर दोहराऊंगा कि ये जो मध्य सत्ता से जो आए, आप राहुल जी आवाज चुनाव मुझे नहीं आ रही। पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा जान नहीं फूंक पाई। उसकी वजह भी मैंने अभी थोड़ी कुछ देर पहले ही बताई थी कि यहाँ के जो बड़े नेता थे वो अपनी जमीन तलाश, अपने बच्चों के लिए जमीन तलाश, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को दरकिनार करके रख दिया था। ये बड़े नेता हैं, बरसों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में। अगर हम पिछली बार बात करें कमलनाथ जब आए तब किसी को उम्मीद नहीं थी, एक तरफा चुनाव वोटिंग हुई थी, उसमें सरकार उनकी बनी। ये अलग बात है कि उसकी सरकार को संभाल नहीं पाए। तो सवाल बड़ा ये है कि कांग्रेस खुद हारी है, बीजेपी नहीं जीती। कांग्रेस अपनी खुद की हार हुई है, उसकी वजह से जनमत जो है बीजेपी को ट्रांसफर हुआ। हर जगह आदमी नोटा को नहीं ढूंढता फिरे। रही बात इंदौर की, तो इंदौर में तो किसी से छुपा नहीं, वो समर्पण नहीं था, वो स्टंप नहीं हुए, हिट विकेट नहीं हुए, बाकायदा सोच समझकर उनकी स्टंपिंग कराई गई। जैसा कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने बताया, बिल्कुल सही बात है। 17 साल पुराना, सर मेरी बात खत्म हो जाए, 17 साल पुराने केस में अचानक उसकी एंट्री होती है। फादर के कुछ महीने पहले ही बाईपास हुआ उनके कॉलेज और घर की नफ्ती होती है। कौन आदमी, कोई भी इंसान हो, नेता सांसद बनने से बजाय अपना घर बचाना जरूरी समझेगा। और आज अगर चलिए वो गलत इंसान था तो आज आप उसको साथ में लेके क्यों घूम रहे हैं? खैर ये एक अपनी सोच हो सकती है, अपनी धारणा हो सकती है। आपका एक जो सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, देखिए मेरा साफ मानना है कि चाहे जोड़ तोड़ करके कोई भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाए, या मतलब मोदी जी खुद आए, या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का कोई कैंडिडेट बतौर प्रधानमंत्री आए, लेकिन ये 5 साल ये खिचड़ी सरकार जो भी बनेगी, ये 5 साल सुख चैन से चला नहीं पाएगी। ये जो सहयोगी हैं अभी तक 10 सालों में मोदी जी ने अपने गठबंधन के, क्योंकि वो खुद भाजपा बहुमत लेके आई थी, इसलिए गठबंधन के नेताओं की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, उनको उतनी तवज्जो भी नहीं मिली। लेकिन 5 साल से वो जो चीज सहते आ रहे हैं, अब वो स्थिति नहीं है। अब सबके मुंह खुलेंगे, सब जवाब मांगेंगे और सबको जवाब देना पड़ेगा। जिस दमखम से मोदी जी ने सरकार चलाई है, वो अब वैसी स्थिति नहीं है। अब सबकी सुनना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा, उसके बाद निर्णय लेना पड़ेगा, फिर उस निर्णय पे अमल करना हो। तो वो स्थिति नहीं है, चाहे इंडिया गठबंधन से कोई बात आए या फिर एनडीए से कोई भी आए। बिल्कुल। पवन जी भी मेरे साथ मौजूद है। पवन जी, हाँ पवन जी कुछ कह रहे थे। देखिए, एक बड़ा समस्या आ गई, विकट समस्या। भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्रेंड चालू कर दिया। आपने कितनी बार पूछा कि आपको यूपी में ऐसा हुआ, उसका जवाब दीजिए, आपको किसी तरह का आप सोचते हैं तो बार बार कांग्रेस, ये कम से कम पूरी डिबेट को अगर रिवाइंड करके सुनेंगे तो 10-12 बार जीतू पटवारी का नाम ले लिए, 10-12 बार उनसे इस्तीफा मांग लिए। आप बात भाजपा की करोगे कि कांग्रेस की बात करते हैं? नया पार्टी, आप इनसे प्रश्न करोगे तो प्रश्न का उत्तर पहले उत्तर होता था, ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न कर दिए। अरे अपनी बात बताओ दादा भाई, आपको जनता ने चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि आप राहुल गांधी को देखो, इसलिए नहीं चुना था कि कांग्रेस पार्टी को देखो। आप अपनी बात बताओ ना कि 2014 से जितनी बतौलेबाजी की, उसकी बतौलेबाजी को पूरा किया आपने? कोई बतौलेबाजी पूरी नहीं की। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनमें जादू है, इनमें जादू है। ये क्या 2 मिनट सुन लीजिए। अरे दादा भाई, आपके तो पैसे सरकार बन रही, टीवी चैनल में तो बोल लेने दिया करो हम लोग को।
ये सत्येंद्र जी के लिए बड़ी फिलॉसफी। ये सत्येंद्र जी आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप तो इतनी सरकार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, यहाँ तो कम से कम न्यूज चैनल में हम लोग को बोलने दीजिए। तो वो पवन जी ने बड़ी बात कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी बात में बड़ा मुश्किल है। भारती जी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार पवन जी की बात पूरी होने काफी समय मुझे पवन जी की बात इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, रोक नहीं हमने रहा। ये बोला हमने, अरे सत्येंद्र जी आपकी तो वैसे इंपॉर्टेंट बात होती है यार, आप तो पूरा मोदी जी कोई बिना इंपॉर्टेंट बात किए हैं, चाहे भले भैंस की बात करें वो भी इंपॉर्टेंट होती है, मंगलसूत्र की बात करो वो भी, हम लोग की बात सुन लीजिए। आप लोग की यही बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा आप बोलोगे उसके बाद भी सामने वाले को नहीं बोलने दोगे आप, बड़ा मुश्किल है। आप बोलिए, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप सोमनाथ घाटों को मुंडन करा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर वो तीसरी बार मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे तो उससे दुखी होकर के वो मुंडन करा रहे, जैसे फूल सिंह भरैया जी ने अपना मुंह काला किया था विधानसभा। सत्येंद्र जी आप लोग को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे तो उसपे उन्होंने अपना मुंह काला किया था, और वही सोमनाथ भारती जी हार गए चुनाव तो वो भी अपना सिर टकला करवा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस ये डेवलपमेंट करेंगे, थोड़ा सा विकास करेंगे भारत का, पटवारी ये विकास करेंगे भारत का, ये बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इनके लक्षण है नौकरी देने को, ये भारत को आगे ले जाने के लक्षण है। मैं कुछ भी बोल लूंगा, आप टकले की बात करो, अरे डेवलपमेंट की बात करो यार, आप डेवलपमेंट की बात करो, आप 20 साल से बात कर रहे हो, बताइए अगर मुझे बोलना होगा क्या बहस करें। कांग्रेस का स्टार्टअप फेल हो रहा है, 22 बार चुनाव हो चुके, 40 चुनाव हो चुके हैं। अरे महाराज अपनी बात करो, ये चुप करिए, इनको म्यूट करिए, इनके साथ बुलाया करिए, मुझे जब मेरी बात ही नहीं होने दे रहे हैं, अब दो किसी चीज की आपकी तो यार मैं ये बोल रहा हूँ, आपने भ्रष्टाचार, ये देखो यार लीजिए इनका स्टार्टअप क्यों फेल हो रहा है, चलो ये जवाब दे दीजिए। हमने तो स्टार्टअप अरे जवाब दे तो लो, जवाब सुनने को जवाब दे रखो, ठीक है उनको लीजिए भेजा जो बंद करें तो बहुत समय दिया सत्येंद्र जी, पवन जी को बोलने दीजिए, दोबारा पूछूंगी। ठीक है पवन जी आक्रोश भी है, और आप सुनिए पवन जी, ये बात तो सच है कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार कुछ समय तक नहीं था और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े सहमे रहते थे, लेकिन जब से कल परिणाम आया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखते रहे थे, मानती थी। लेकिन सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए एक बार के लिए जिस तरीके से नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव को एक हेलीकॉप्टर में देखा गया, अगर वो आपके पाले में आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाते हैं, तो बड़ा सवाल तो इसके लिए आज भी नहीं है कि प्रधानमंत्री होगा कौन। प्रधानमंत्री का चयन नहीं कर पाई आपकी सरकार आज तक, न लोगों के सामने ये बता पाई कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी तो क्लियर तरीके से ये बात कहती है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, बोल रही है कि मोदी प्रधानमंत्री, बोल रहे इनकी हिम्मत है तो बोल रहे कि मोदी प्रधानमंत्री है, हम लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाते हुए ये बोलेंगे तो बंद करोगे प्रधानमंत्री क्या बात कर रही है, करेंगे बतौलेबाज पार्टी, झूठी गारंटी देने वाले मोदी जी। You are irritating, my dear. You don't have patience. You have to keep patience. पवन जी आप उससे सीधे बात करिए, मेरा सवाल आपसे। अरे जब ये बोल रहे हैं सुन ही नहीं पा रहा आदमी, क्या करे आदमी, जब ये बीच में बोलने लगते हैं। धैर्य रखना मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने बोल दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। अब आप बोलिए आगे, बोलिए आप आगे। हम भी जानते हैं होंगे, किसी भी तरह होंगे, चाहे खरीदना पड़े, चाहे बेचना पड़े, चाहे सारे सबको किसानों को मौत के घाट उतारना पड़े, चाहे युवाओं को मौत के घाट उतारना पड़े, चाहे जितने झूठ बोलने पड़े, चाहे संविधान के संशोधन करना पड़े, मैं टेप रिकॉर्ड चालू कर दूं। लाल मुजफ्फर मैं कह रहा हूँ आप लाल मुजफ्फर हो, आप शेख जिंदगी हो। पहली बात तो शब्दों का सही चयन करें, आप बड़े प्रवक्ता हैं, पार्टी ये बड़े सम्मानजनक शब्द हैं, कोई अपमानजनक नहीं है। लाल मुजफ्फर ये बात कह रही हूँ पवन, ये तो शुरू से सम्मानजनक व्यक्ति है, नहीं है कांग्रेस का दिक्कत यही है कि वो बीजेपी के सवालों का जवाब देने में लग जाए। सत्येंद्र जी एक सेकंड, सत्येंद्र जी म्यूट तो कर दीजिए, तब तो समझ में इनको म्यूट तो कर दीजिए, इनके मुंह में डब्बा तो लगा दीजिए। प्लीज
आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज। अरे मेघा जी, आप किसको बिठालती हो? आप सही में डिबेट कराने के लिए थोड़ा आप अपने अरे तो ये आप मेरे साथ डिबेट करिएगा, गड़बड़ आप कर रहे हो। ये मत तो आ चुके हैं। ऐसे डिबेट नहीं चलता है। किस तरह बैठे हुए, जब मेरी बारी है तो मेरी बात सुनो। इन्होंने बोला, एक मिनट अच्छे से बोला। नहीं, आपके मैंने आपसे बहुत लंबा समय लिया। पवन जी, आप सत्येंद्र जी के सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का जवाब बोले तो आपकी आवाज इनकी कान में आवाज घुसती है ना। पवन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पवन जी, आपकी पार्टी की दिक्कत ये है कि बीजेपी की आवाज सुन करके बातें करते हैं। आप मेरी आवाज सुनिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर नीतीश बाबू आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा? बड़ा सवाल ये है। आप प्रधानमंत्री का क्लियरेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जो बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें जिसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसी तरह होता है, यही परिपाटी है ना कि जो मेंबर जीत के आते हैं वो चुनते हैं। ऐसे तानाशाही पे नहीं तो बोला जाता। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर नीतीश बाबू आपके पाले में। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा गरीबों, मजदूरों, किसानों को गले लगाने का रिकॉर्ड बनाया हो, उनकी भावनाओं को समझने का रिकॉर्ड बनाया कोई व्यक्ति राहुल गांधी है। मोदी जी कितने लोगों को गले लगाए हैं, कितने गरीबों को गले लगाए हैं? यही बोल रहे हैं कि यही फर्क है मोदी जी में, राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। उसने इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि इनमें समय इतनी बड़ी यात्रा कर लें। अभी तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जादू है, व्यापार जैसा घोटाला कराएंगे फिर उसका नाम बदल लेंगे, साफ हो जाएगा। अभी 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, फिर मोदी जी की जादुई मशीन में उसको धोया जाएगा, सत्येंद्र जयंती को पूछा जाएगा, उसका तो निर्लज बढ़िया आके जी के साथ हो जाएगा, उसके सारे। ठीक है, ये तो हो गई घोटाले और भ्रष्टाचार पर। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में आपका एक भी सांसद नहीं है, उसके बाद भी क्या विपक्ष मजबूत तरीके से मध्य प्रदेश में काम करेगा? क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि जब कोई पार्टी यहाँ पर कार्य किसी राज्य में कार्य नहीं करती है तो वो बोलती भी नहीं है, लेकिन जनता आपसे अपेक्षा करती है इस बात की। क्या बोले आप? बोलेंगे मध्य प्रदेश में आपका हस्तक्षेप होगा? आपकी पार्टी पुरजोर तरीके से वो कार्य करेगी जो अभी तक करती आ रही थी? देखिए, मैंने आपसे यही बोला है कि यहाँ पे जो हमें लोकसभा की सीटें नहीं बनी हैं उसका हम आकलन करेंगे, बैठक करेंगे, उसके हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकल आएगा, जहाँ पे हमारी कमी रह गई हो, चाहे संगठनात्मक कमी रह गई, चाहे हमारे बड़े नेता सीधे अपने क्षेत्र में बिजी रह गए हो, कई सारे उसका निचोड़ निकालेंगे और हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि सरकार में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी जी के जो जुझारू छवि है, ये हमें 5 साल सड़क में काम करना चाहिए और इनके 300 के 115 पे लाके 18 पे लाके इनको जो बहुत दम करते हैं 400 पार काम कुछ नहीं करना फिर भी 400 पार, उसको जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि हम रोड में संघर्ष करके संविधान और आम जनता के हित की लड़ाई लड़ना चाहिए। संजय शुक्ला से कल मैं बात कर रही थी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं आई, तो मैंने उससे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं सबसे सीटें बिगड़ रही है। क्या ये गलत निर्णय था? कमलनाथ को हटा के पटवारी को बनाने का निर्णय गलत था? देखिए, ना हम इस निर्णय को गलत कहते ना सही कहते। एक चीज मान के चलिए, यहाँ पे सीटें ना आना और आना के पीछे कई सारे दूसरे मैकेनिज्म भी काम कर रहे थे। चाहे इंदौर की बात कर लो आप, चाहे कहीं की आप। अब बताइए, एक चीज हमारा छोटा सा निवेदन है, पहले और दूसरे चरण की जब गणना हो जाती है शाम को 7:30 बजे पूरे परसेंटेज आ जाते हैं। 14 दिन बाद वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाते हैं? कौन सा जादू है बताइए ना? 6 से 12% वोट कैसे बढ़ जाता है? कई सारे फैक्टर, कई सारे मैकेनिज्म यहाँ एक साथ काम किए जिसका निष्कर्ष निकला है। ये बता दें कि कैसे बढ़ गया वोट परसेंटेज नहीं बताएंगे। चुनाव जैसी जहां भी होता है तो कांग्रेस पार्टी का ही गड़बड़ क्यों होता है? भाजपा वाला क्यों नहीं होता? कोई कितने होते हैं। और ये कांग्रेस के लोगों की बात करते हैं। पिछली बार कमलनाथ जी की जो बात करे तो सरकार में भी पूरे बात कांग्रेस वालों को लाके उनको टिकट दिया, उनके दम पे चुनाव लड़ा। इनके मजबूत इतने उम्मीदवार थे तो अपने लोगों को टिकट देती, क्यों कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया? कहते भगवा ये वो, फिर क्यों शामिल कर लेते हो? आज इनकी सरकार भी चल रही तो कांग्रेस के दम पे चल रही। हम कहते इतने हमको अगर मोदी इनके काम विश्वास होता तो बोल देते कि हम सबको चुनाव के बाद शामिल कराएंगे, हम मोदी जी के काम पे चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के बताते कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। सबका साथ सबका विकास ये नारा दिखाएंगे और एक्चुअल में क्या है? सबका साथ भाजपा का विकास। ये एक्चुअल में सपा अगर आपके साथ नहीं होता,
सपा अगर आपके साथ नहीं होती तो हार करारी थी पटेल जी, ये स्वीकार करना देखिए होगा। सपा नहीं, अभी इनके जितने वही बताती, इनके इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं, जब व्यक्ति की अंतरात्मा जागती है, जब बात संविधान की आ जाती है, जब बात हमारे देश की आ जाती है, और जब बात तानाशाही की आती है, तो लोगों की अंतरात्मा जागती है और कई बार ऐसा निर्णय लेते हैं। अभी आने वाला समय देखिए, हम तो संघर्ष का रास्ता अपनाए हुआ, संघर्ष कर रहे हैं, आम जनता की लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है। करे बतौलेबाजी कितना कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद। अभी तो पहले जितने इनके एग्जिट पोल से क्या दिखा रहे हैं, 400 पार, 450 पार, तमाचा मचा हुआ था एकदम। अब देख लीजिए हकीकत क्या आई। इसी तरह से धीरे धीरे हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ठीक है पवन जी, मैं दोबारा आपके पास चलूंगी। राहुल जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। राहुल जी, तो मेरा एक सवाल है भाजपा के साथ। राहुल जी आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही। मैं आपके जरिए भाजपा के जो हमारे साथी हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने एक रूल बनाया था कि 75 साल अगर आपकी उम्र है तो आप राजनीति में रहें, वरना संगठन में काम करें, अगर आपकी मर्जी है तो। और इस नियम का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ तो वो भाजपा को हुआ था कि मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे बड़े नेता दरकिनार कर दिए गए थे, और अडवाणी जी जैसे। अब ऐसी स्थिति में जब अगले साल मोदी जी खुद 75 के हो रहे हैं, क्या लगता है कि ये कायदा आगे बना रहेगा या क्या होगा उसका? वो विड्रा करेंगे उस बात को जो उन्होंने नियम बनाया उसका? बिल्कुल सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए मेघा जी, मैं बताऊं, इसमें तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया था और बताया भी था कि पार्टी के संविधान में ऐसा कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है और ना इस प्रकार का कहीं कुछ हुआ है। दूसरी बात जो मार्गदर्शक तो क्या सिर्फ ये माना जाए कि वो अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे कद्दावर वो नेता जिन्होंने भाजपा की नींव बनाई, जिन्होंने अब सींचा है भाजपा को, उनको दरकिनार करने के लिए ये नियम बनाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुन, और आज 10 साल बाद उनकी याद आई और आप भारत रत्न दे रहे हैं उनको। तो ये किस तरीके का ये है कि मोदी है तो सारे कानून कायदे दरकिनार कर दिए जाएंगे और मोदी जी अगर नहीं चाहेंगे तो वो लागू नहीं होंगे। ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे सवाल कर। नहीं राहुल जी, आप मुझे बता दीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है और ना हमने कभी ऐसा किया। दूसरी बात मैं बताऊं, जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उसमें भी यही कोई क्राइटेरिया नहीं था। हमारे यहाँ पर सीनियर लीडर्स भी जो है, ये जो एज क्राइटेरिया आप कह रहे हैं उससे भी ऊपर वालों को भी टिकट दिए गए, वो सब जीत के आए हैं। तो मैं बता देता हूँ। दूसरी बात जो हमने कहा है, जो हमारी पार्टी में नहीं है, अब ये बात बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं जिस प्रकार से ये सारी जो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे। अब देखिए, मैंने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः शपथ लेने जा रहे हैं, अब उसमें क्या दिक्कत है? मेरा एक प्रश्न जो था ये हो गया राहुल जी का, मैं इतना ही जवाब, ये संवैधानिक और पार्टी की तरफ से यही जवाब है। और इसका देखिए, इफ एंड बट मार्गदर्शक मंडल में अमित शाह जी भी अभी हैं। अभी हमारा पार्टी का सर ये जवाब है, पार्टी का ये जवाब है आज है, लेकिन आप राहुल जी सजा की इजाजत देता है तो नहीं, आप एक जवाब समय हमें इतने की इजाजत है। दोबारा हम इस डिबेट पर लौटेंगे, एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय हमें बीतने की इजाजत देता है। आप सब मेरे साथ जुड़े, राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। चलिए सत्येंद्र जी, जय जय।